नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जीवराज जाट अपने यूट्यूब चैनल अमृतवाणी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, जैसा आपने टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग चल रही होगी। समय बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। आपको ये भी पता है कि अति शीघ्र जो है नई वैकेंसीज भी आने लग जाएंगी। सीएटी 12th और ग्रेजुएशन तो ये तो आपके सामने दिख ही रही है, लेकिन जो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए भी जो इच्छुक अभ्यर्थी है उनके सामने जल्दी ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो आप लगातार पढ़िएगा। कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट आया कि सर पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। अभी आपका जो पूरा फोकस है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी आपका पूरा फोकस जो है वो इस पे रखिएगा कि आप कंटेंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि जो अपना पिछला लेसन था, जो अपना टॉपिक चल रहा है कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उसमें अपना जो मेवाड़ राजवंश चल रहा है, गुहिल गुआदित्य के द्वारा जो स्थापित राजवंश है, सिसोदिया राजवंश, वो चल रहा है। उसका आज 7वां लेसन लेकर अपन आए हैं। आपको पता बड़ा टॉपिक है, राजवंश सबसे बड़ा है, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन समय लगने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम इसको फटाफट फटाफट करके फ्री हो जाए और आपके कंटेंट समझ में नहीं आए, आपको वो चीज पता ही नहीं चले कि जो आपको क्वेश्चन के आंसर के नजदीक ले जाने वाली लाइन होती है उस पर आपका जोर ही नहीं रहे, तो वो अपनी पढ़ाई निरर्थक रहेगी, उसका कोई तात्पर्य नहीं। समय लग सकता है, पर अपने को कंटेंट को बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन अपने इसकी आज के टॉपिक की। पिछला जो टॉपिक अपन ने जो पढ़ा था, राणा सांगा के बारे में अपन ने पढ़ा था। अपना जो क्लास थी उसमें राणा सांगा बहुत विकट परिस्थितियों के बाद तो जो है शासक बना था, और विकट परिस्थितियां कैसी थी आप सबको पता है। वो उनके 3 और भाई थे, आपको पता होगा 3 भाई कौन कौन थे, जरा बताइए मुझे, याद आया कुछ? यस सर, पृथ्वीराज था, जयमल था, और इसके अलावा आपको पता हो तो जो है राज सिंह था। और इस प्रकार से उनकी एक बड़े संघर्ष के साथ जो है सांगा सिंहासन तक बैठे थे। एक चाचा सारंग देव भी था, इन सब से उनको मुकाबला करना पड़ा। उसके बीच राठौड़ बीदा जो है उन्होंने भी राणा सांगा के लिए त्याग किया, अपना बलिदान किया। और जो है अपने पढ़ा कि अजमेर में राणा सांगा को जो है शरण लेनी पड़ी थी, और उन्होंने किस प्रकार से अपनी संगठित करके शक्ति को और मेवाड़ को हासिल किया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी को भी हराया, लेकिन उनका पीछा नहीं किया, दिल्ली पर अधिकार नहीं किया। और 1526 में बाबर भारत आता है, और 1527 में खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा घायल हो जाते हैं। बसवा नामक स्थान पर उनको ले जाया जाता है दौसा के, और वहां और किसके नेतृत्व में ले जाया जाता है जरा बताइएगा? हाँ यस, सिरोही के अखिराज, सिरोही के अखिराज की देख रेख में उनको बसवा ले जाया जाता है। और फिर लड़ने की वापस इच्छा प्रकट करता है राणा सांगा, लेकिन बाकी सरदार देखते हैं कि मेवाड़ के लिए ठीक नहीं है, और उसको विष दे दिया जाता है। राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। फिर शव कालपी होता हुआ कहाँ पहुंचता है? मांडलगढ़। यस, मांडलगढ़ पहुंचता है, और मांडलगढ़ में उनकी समाधि है। युद्ध भूमि में जब राणा सांगा को निकाला जाता है तो उसका छत्र कौन धारण करता है जरा बताइए भाई? यस, कौन करता है? झाला अज्जा। वो यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। राणा सांगा के बाद अपन आगे पढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, राणा सांगा के बाद उनके जो पुत्र थे, आपको याद होगा ज्येष्ठ पुत्र जो था, ज्येष्ठ पुत्र तो कौन था जरा बताओ, याद करो, राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? अगर आप इतिहास में जाओगे, थोड़ा सोचोगे तो नाम याद आएगा। बताइए जरा कौन था? याद आया? नहीं? अरे सोचिए, भोजराज। अब पढ़ो आप, भोजराज कहां पढ़ा आपने? भोजराज पढ़ा सर,
मीराबाई के पति थे भोजराज। राव दूधा की पोत्री मीराबाई, उनका विवाह हुआ था राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ, लेकिन भोजराज अल्पायु में मर गए थे। इसलिए मीराबाई आगे जाके इसी विक्रमादित्य के द्वारा प्रताड़ित होने पर सत्संग की राह पकड़ ली थी और कृष्ण की अनन्य भक्ति में, अनन्य एक वो जो है भक्ति में डूब गई और जो है उन्होंने पूरा जीवन जो है सत्संग में किया था। तो एक तो थे भोजराज, इसके अलावा थे एक रतन सिंह, याद रखिएगा, और फिर थे विक्रमादित्य जिनके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद थे उदय सिंह। उदय सिंह, ये सारे के सारे याद रखने आपको। तो देखिए कर्म कैसे चला, सुनिए। भोजराज ज्येष्ठ पुत्र थे लेकिन अल्पायु में मृत्यु हो गई, तो क्लियर कि भोजराज का अपने को जिक्र है ही नहीं। उसके बाद जो राणा सांगा है, तो उसके बाद जो शासक बने उनका आपको याद रखना है, वो बने थे रतन सिंह। कौन बने थे? रतन सिंह। बताओ जरा सांगा का शासन कब तक रहा, जरा बताओ सांगा की मृत्यु कब हुई? अरे याद कीजिए कब हुई। हाँ सर, 30 जनवरी 1528 को हुई सर। कब हुई? 30 जनवरी 1528 को। शासन कब से चला? 1509 से चला सर। 1509 से पहले शासक कौन था, जरा बताओ। सांगा के पिता कौन थे? यस सर, रायमल थे। और रायमल के ही 4 कुंवरों में, राजकुमारों में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। और उसमें आपको पता है चारण पुजारिन, ज्योतिष, इन सबके भविष्यवाणियों के बाद अंतिम समय में राणा सांगा को जो है 1509 में शासक बनाना पड़ा मेवाड़ का, जो 30 जनवरी 1528 तक रहा। तो सर 1528 के बाद क्या हुआ? यस वही देखिएगा, 1528 के बाद 1528 से 31 तक रतन सिंह शासक रहा। कौन था? रतन सिंह शासक था। लेकिन क्या हुआ देखिए मित्रों, 1531 में रतन सिंह शिकार पे गए और शिकार करते हुए रतन सिंह की मृत्यु हो गई। इसलिए उसके बाद 1531 से शासक बन गए राणा विक्रमादित्य, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र भोजराज अल्पायु में मृत्यु हो चुकी थी। रतन सिंह शासक बने 28 में, पर 31 में आखेट करते समय, यानी शिकार खेलते समय, आखेट से याद आना चाहिए, प्राचीन सभ्यताओं में भी आखेट बहुत प्रसिद्ध था। कालीबंगा के लोग, आहड़ के लोग, गणेश्वर सभ्यता के लोग, बेराट सभ्यता के लोग शिकार में विश्वास करते थे। और ये रतन सिंह जो थे, महाराणा रतन सिंह, ये भी आखेट करने गए थे, शिकार करते हुए मारे गए। इसके बाद राणा विक्रमादित्य को शासक बनाया जाता है। अब शुरुआत करते हैं अपन। इतनी चीज अगर आपको याद है तो मान के चलिए कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्लियर है। आपको मेवाड़ में कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा, आप निसंदेह आंसर दे दोगे। चित्तौड़ का युद्ध मार्च 1535, देखिएगा। आपको पता है बाबर दिल्ली में आ चुका था, बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। राणा सांगा की 1528 में मृत्यु हो चुकी थी। विक्रमादित्य 1531 में शासक बन चुके हैं, परंतु उधर दिल्ली में 1530 में बाबर की भी मृत्यु हो जाती है।
याद रखिएगा, बाबर की मृत्यु, दिल्ली के सुल्तान बाबर की मृत्यु भी 1530 में हो गई। अब दिल्ली में भी नया बादशाह हुमायूं, उसका पुत्र बैठ चुका है। याद रखिएगा, इसका इससे क्या संबंध है अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में भी कि संबंध क्या है। हुमायूं वहां शासक बन चुका है, लेकिन हुमायूं मेवाड़ के प्रति उदार व्यक्तित्व रखता है, उदार नीति रखता है, कोई कटुता या वैमनस्य नहीं रखता है। और इस चीज का फायदा उठाते हुए देखिएगा, राणा बहादुर शाह, कहां का शासक, गुजरात का शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया 1535 में। हुमायूं दिल्ली के बादशाह नहीं किया, बाबर का जो पुत्र हुमायूं दिल्ली में बैठा, उसकी उदार नीति थी मेवाड़ के प्रति, वो मेवाड़ से संघर्ष नहीं चाहता था, इसलिए मेवाड़ की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं किया। और इस बात का फायदा उठाना चाहा गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, और 1535 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला बोल दिया। लेकिन देखिए विकट परिस्थिति, जो ही बहादुर शाह ने हमला बोला, राणा विक्रमादित्य चित्तौड़ छोड़कर, देखिए आगे, ठाकुर बाघ सिंह को किले का नेतृत्व दे दिया और खुद अपने ननियाल बूंदी चले गए। बहादुर शाह का चित्तौड़ पे हमला हो गया। विक्रमादित्य अल्पायु में था, छोटा था, इसलिए उसकी राजमाता कर्मावती ही शासक के मुख्य जो है बागडोर उसके हाथ में थी। राजमाता कर्मावती के संरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी। बहादुर शाह ने जो ही आक्रमण किया चित्तौड़ पर, रवाना हुआ गुजरात से चित्तौड़ की तरफ, विक्रमादित्य तो ननियाल भाग गया बूंदी, और किला किसको सौंप गया, उसको कहा ठाकुर बाघ सिंह को, भाई तू देख लेना क्या हाल रहता मेवाड़ का, मैं तो जा रहा हूं भाई। ऐसी परिस्थितियों में, जब विकट परिस्थितियां, मेवाड़ कभी भी किसी के सामने सरेंडर नहीं किया। सिसोदिया राजवंश का आज तक ये इतिहास रहा कि वो किसी भी दुश्मनों के सामने हार नहीं मानी। यहां तक कि राणा सांगा ने जो है बाबर से युद्ध हारने के बाद जो ही होश में आए तुरंत मैदान में जाने की बात करी थी। वहां का एक महाराणा विक्रमादित्य अपनी माता राजमाता कर्मावती को अकेला चित्तौड़ छोड़ के कहां भाग जाता है, वो बूंदी चला जाता है, बूंदी ननियाल। अच्छा, बूंदी में ननियाल होने के कारण राजमाता कौन हुई, हाड़ा रानी हुई, ध्यान रखना, क्योंकि बूंदी में हाड़ा चौहानों का जो है, हाड़ा राजपूतों का जो है शासन था। तो राजमाता, हाड़ा राजमाता कर्मावती अकेली रह गई मेवाड़ में। अपने जो राणा विक्रमादित्य जी थे, ये कहां चले गए, ये बूंदी चले गए युद्ध भूमि में अकेली माता राम को छोड़ के। अब विकट परिस्थितियों में देखिए, राजमाता कर्मावती ने विषम परिस्थिति में दिल्ली के सुल्तान हुमायूं को सहायतार्थ राखी भेजी। ये बात आप नोट कर लेना, अच्छे से नोट करना आप। राखी भेजी राजमाता ने। जब विक्रमादित्य बूंदी चला गया तो राजमाता के सामने ये समस्या आ गई। राजमाता ने कहा कि गुजरात के बहादुर शाह से कौन लड़ेगा। कैसी विकट परिस्थितियां पैदा हो गई। महाराणा विक्रमादित्य जो है बूंदी चले गए, तो उन्होंने राखी भेजी हुमायूं को, दिल्ली सुल्तान को, कि आइए हमें गुजरात से हमें हमारी मदद कीजिएगा। हुमायूं ने मना नहीं किया, लेकिन हुमायूं के निर्णय लेने में समय लगा और उसके वहां पहुंचने से पहले जो है बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण कर चुका था। हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सके। यह भी हुमायूं की सबसे बड़ी भूल रही कि वो मेवाड़ को हमेशा अपना बना सकते थे, लेकिन वो मेवाड़ पहुंचने में उन्होंने देरी कर दी, समय पर राजमाता की सहायता नहीं कर पाए। इसलिए राजपूत सैनिक केसरिया धारण करके लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। और कौन सा युद्ध, मार्च 1535 का युद्ध। युद्ध किसके साथ, गुजरात के साथ। शासक कौन, बहादुर शाह। ये आ रहा कहां, मेवाड़। मेवाड़ में अकेली कौन रह गई, राजमाता कर्मावती रह गई। क्यों, क्योंकि महाराणा विक्रमादित्य अपने ननियाल बूंदी चले गए अकेली माता को युद्ध भूमि में छोड़कर।
माता ने कोशिश की कि मैं अभी भी कुछ कर सकती हूँ, तो उन्होंने राखी भेजी। किसको? हुमायूं को। हुमायूं बाबर का पुत्र था, जो बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली में सुल्तान बन गया था। तो सहायतार्थ राखी भेजी, लेकिन क्या हुमायूं टाइम पर आया? नहीं, हुमायूं समय पर नहीं आ सका। और हुमायूं समय पर नहीं आने के कारण बहादुर शाह की सेना से लड़ते हुए मेवाड़ के राजपूत केसरिया धारण किया और युद्ध भूमि में कूद पड़े और वो वीर गति को प्राप्त हुए। राजमाता कर्मावती ने जौहर किया। राजमाता कर्मावती ने जौहर किया। ये चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाया। तो पहला बताइए भाई, पहला साका कौन सा था? यस, इस प्रकार से आप तुरंत जवाब देते हो, मजा आ जाता है। 1303 साका नंबर 1 जौहर किसने किया? पद्मिनी ने। पद्मिनी ने जौहर किया। केसरिया धारण किसने किया? रावल रतन सिंह ने। रावल रतन सिंह किसके खिलाफ? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। वो मेवाड़ का पहला साका। साका तो पता है आप लोगों को? साका कहते हैं जब जीतने की कोई भी परिस्थिति नजर नहीं आ रही हो, तो अंतिम दिन सारे जो सेनापति, सैनिक और महाराज खुद ये निश्चय कर चुके होते हैं कि अपने को जीतने की कई परिस्थिति नजर नहीं आ रही, आज आखिरी दिन हो सकता है युद्ध का, तो वो आराम से धूमधाम से केसरिया साफा धारण करते थे। जो महारानियां थी वो उनकी आरती उतार के तिलक करके युद्ध में भेजती थी, और पीछे जो है वो लकड़ियां जमा के उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती थी। जो ही वहां से खबर आती थी कि भाई कोई बचा नहीं है, सब वीर गति को प्राप्त हुआ, तो रानियां उस जो है अग्निकुंड में कूदकर जोर कर लेती थी। तो केसरिया धारण करना और जोर करना दोनों को मिलाकर साका कहा जाता था। तो पहला साका 1303 पद्मिनी ने जोहर किया, केसरिया धारण किया रावल रतन सिंह ने। दूसरा साका 1535 मार्च 1535, देखिएगा मार्च 1535 मेवाड़ का दूसरा साका। जोहर कौन किया? हाडा रानी राजमाता कर्मावती ने। किसने किया? कर्मावती ने। तो केसरिया धारण किसने किया? विक्रमादित्य मत कर देना भाई, उस समय विक्रमादित्य थे तो केसरिया धारण विक्रमादित्य ने किया होगा। अरे ना, वो तो भाग गया था बूंदी अपनी माता को अकेला छोड़ के। तो केसरिया धारण किसने किया? ठाकुर बाघ सिंह ने, जो अभी पढ़ के आए अपने पीछे देखिएगा। ठाकुर बाघ सिंह, ठाकुर बाघ सिंह ने केसरिया धारण किया था और राजमाता कर्मावती ने जोर किया था। और साका नंबर 2 कहां का? मेवाड़ का। कब? मार्च 1535 में। देखिएगा आगे। हुमायूं के चित्तौड़ आने की खबर सुनकर, हुमायूं चित्तौड़ तो आया, लेकिन समय पर आया क्या? नहीं सर, वो समय पर नहीं आया। अगर हुमायूं समय पर आ जाता तो राजमाता कर्मावती को जोर नहीं करना पड़ता और वो बहादुर शाह को हरा देते। लेकिन हुमायूं के मेवाड़ पहुंचने में देरी हो गई सर, इसलिए राजमाता को जोहर करना पड़ा। ठाकुर बाघ सिंह केसरिया धारण किया, सारे सैनिक लड़ते हुए मारे गए और वो मेवाड़ का दूसरा साका कहलाया। सर ध्यान रखना, मार्च 1535। आप महीनों को भी याद रखिएगा। आजकल जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछ ले कि मेवाड़ का दूसरा साका कब हुआ, ऑप्शन आ जाए जनवरी 1535, अप्रैल 1535, मार्च 1535, जुलाई 1535। जो बहुत इजी प्रश्न हो सकता था वो बहुत कठिन बन सकता है, इसलिए महीनों का ध्यान रखिएगा। मार्च 1535 में ये दूसरा साका हुआ था, जब बहादुर शाह अब मेवाड़ से भाग रहा। बहादुर शाह क्यों भाग रहा? क्योंकि उसको खबर पड़ी कि हुमायूं तो आ गया। हालांकि थोड़ा लेट आया हुमायूं, अगर समय से पहले हुमायूं आता तो राजमाता कर्मावती को जोर नहीं करना पड़ता, मेवाड़ का दूसरा साका नहीं होता। लेकिन हुमायूं के आने में देरी हुई और यही खबर सुनकर बहादुर शाह गुजरात चला गया वापस, और अब हो गया मेवाड़ रिक्त।
विक्रमादित्य जी वापस मेवाड़ पधार गए, लेकिन आसपास सबको पता चल चुका था कि विक्रमादित्य कायर शासक है, लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं है। इसलिए चारों तरफ से अब शासक सोचने लगे कि अब मौका आया मेवाड़ को वापस हासिल करने का, क्योंकि मेवाड़ का शासक जो है राणा विक्रमादित्य बिल्कुल निर्बल साबित हो चुका था, कायर मान लिया गया था उसको। जो युद्ध भूमि में राजमाता को छोड़ के चला गया, वो क्या युद्ध जीत सकता है? यही सोचकर गुजरात का बहादुर शाह वापस अपनी नजरें गड़ा ली मेवाड़ पे कि अब मेवाड़ को हासिल किया जा सकता है। परंतु हुमायूं वापस मेवाड़ छोड़कर जा चुका था। देखिए अब क्या परिवर्तन आता मेवाड़ में। इस घटना से विक्रमादित्य की निर्बलता साबित हुई। मौका पाकर दासी पुत्र, देखिए अपन पढ़े थे ऊपर, राणा सांगा का एक भाई था पृथ्वीराज, याद आया? आ गया सर। कौन सा पृथ्वीराज भाई? सर वही पृथ्वीराज, याद आ गया सर आप? कौन सा? वही पृथ्वीराज सर, जिसने अपने चाचा सारंग देव को तो मार दिया था, लेकिन खुद ने गलती से विष की गोलियां खा ली थी। वो भी राणा सांगा का प्रतिद्वंदी था। उसी पृथ्वीराज का एक पुत्र था बनवीर, लेकिन उसकी माता राजमाता नहीं थी, आप ध्यान रखना, दासी थी, एक महल की दासी थी, उसका पुत्र था बनवीर। कौन था? बनवीर। वो उसी मेवाड़ में रहता था। अब उसकी नजर आन पड़ी किस पे? मेवाड़ साम्राज्य पे, क्योंकि उसको पता था कि मैं दासी पुत्र भले ही हूं, लेकिन मैं राणा विक्रमादित्य को तो हरा सकता हूं। ये उसके दिमाग में आ गई बात। तो मौका पाकर दासी पुत्र बनवीर ने राणा की हत्या कर दी, विक्रमादित्य की हत्या कर दी, ध्यान रखना, 1536 में। और मेवाड़ का शासक खुद बन गया बनवीर, दासी पुत्र बनवीर। क्योंकि आपको पता है कि राजमाता के जोहर करने के बाद विक्रमादित्य फिर से मेवाड़ आता है, लेकिन उसकी छवि खराब हो चुकी है युद्ध से भागने के कारण। उसकी छवि ऐसी हो गई कि ये निर्बल है। और उसी समय दासी पुत्र बनवीर को मौका मिल गया और उसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके 1536 में मेवाड़ का शासक बन गया। कब बना ये? 1536 में, याद रखना। अब देखिएगा, लेकिन राजमाता कर्मावती के एक छोटा पुत्र और था, और वो था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। अब बनवीर के दिमाग में चला कि महाराणा विक्रमादित्य को तो मैंने मार दिया, लेकिन अगर उदय सिंह अभी जिंदा है, इसका मतलब मैं पूर्णतया मेवाड़ का शासक लंबे समय तक बना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे हर हाल में उदय सिंह को मारना है। और उदय सिंह की देखभाल जो उस समय एक जो है धाई माता थी, उनकी पन्ना धाई, गुर्जर जाति की महिला थी, ध्यान रखना, गुर्जर जाति की महिला थी पन्ना धाई। और पन्ना धाई देख रेख कर रही थी उदय सिंह की। जब पन्ना धाई के कानों में यह बात पहुंची कि बनवीर उदय सिंह को मारने की योजना बना चुका है और वो आज रात्रि ही महल में प्रवेश करेगा, तो देखिए उस गुर्जर धाई माता पन्ना धाई का देखिए कलेजा, देखिए सूरवीरता, मेवाड़ की सूरवीरता की कहानी ऐसे ही नहीं बनी। उसने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है कि इस मेवाड़ राजवंश के कुल दीपक को मैं जिंदा रखूं। जब ऐसा आभास हुआ पन्ना धाई मां को कि मेवाड़ का कुलवंश जो कुल दीपक है उदय सिंह, वो मेरे संरक्षक में है, कर्मावती ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, अगर बनवीर इसको मारने में सफल हो गया तो मेरा जीवन ही निरर्थक हो जाएगा, मुझे हर हाल में उदय सिंह को बचाना है। तो उसने क्या किया? कीरत बारी को बुलाया। किसे बुलाया? कीरत बारी। और कीरत बारी जो था ना, महल में पतले उठाने का काम करता था। जो सामूहिक भोज होता था, कुछ लोग बैठ के सामूहिक खाना खाते थे, तो कीरत बारी पतले उठाता था। तो उसने कहा था कि पतले उठाने वाले कीरत बारी को बुलाया और उसको कहा कि मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ कीरत, और ये जिम्मेदारी है मेवाड़ राजवंश का कुल दीपक उदय सिंह। उदय सिंह को महल से सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी तेरी। कीरत
बहुत जो है निडर और साहसी व्यक्ति था और अपने कर्तव्य परायण था, कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा रखने वाला था। उन्होंने कहा धाई माता आप चिंता नहीं करिए, मैं आता जाता रहता हूं पतले लेकर, इसलिए मुझे कोई टोकेगा भी नहीं। आप पन्ना धाई जो है उदय सिंह को मेरी टोकरी में बिठा दीजिएगा। तो कीरत को जो है अपनी टोकरी में बिठा के उदय सिंह को जो है महल के बाहर भेज दिया पन्ना धाई ने। महल के बाहर भेजने के साथ ही पन्ना धाई जब कुछ सरदारों से विचार विमर्श करके उन्होंने तय कर लिया था कि उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया जाए, वहीं उसकी देखरेख होगी। लेकिन जब कीरतबारी की टोकरी में उदय सिंह महल से बाहर निकल चुके थे, बनवीर का आने का समय हो रहा था, तब पन्ना धाई को ऐसा महसूस हुआ कि अगर महल में उदय सिंह नहीं मिला बनवीर को तो वो सबसे पहले तो मुझे मारेगा, और उसके बाद अगर मैंने नहीं बताया तो भी वो इस समय महाराज है चित्तौड़ के, तो इसलिए वो उदय सिंह को जरूर ढूंढ निकालेंगे और उदय सिंह की जो जान को फिर से खतरा उत्पन्न होगा। इसलिए उन्होंने उदय सिंह के सम आयु अपने पुत्र चंदन को उसी के पलंग पर सुला दिया। उदय सिंह के पलंग पर अपने पुत्र चंदन को, देखिए क्या ही त्याग कर सकती है एक धाई मां अपने राजवंश के कुल देव को या कुल दीपक को बचाने के लिए। आप देखिएगा अनूठी कहानी, चंदन जो है उसको उदय सिंह के पलंग पर सोला के जो है उसका मुख ढक दिया। बनवीर आया महल में और उसने कड़क के जब पन्ना धाई से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है, तो वो मुंह से बोल नहीं सकी, क्योंकि मुंह खोलती तो रोना आ जाता, मुंह खुलते ही रोना आना तय था। इसलिए वो अपने हृदय पर पत्थर रख के, अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसने उदय सिंह की तरफ इशारा मात्र किया जहां उदय सिंह नहीं था, चंदन था, और उसने तलवार के एक झटके में चंदन के 2 टुकड़े कर दिए और निश्चिंत हो गया कि अब मेवाड़ में मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं बचा है, अब बनवीर ही मेवाड़ का शासक रहेगा। परंतु कीरतबारी के साहसी कार्य, निडरतापूर्ण कार्य के कारण उदय सिंह पहले ही महल से जा चुके थे और उसे कुंभलगढ़ ले जाया गया, जहां आशा देवपुरा ने राणा की देखरेख की। कौन से राणा? उदय सिंह की देखरेख की। याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है इसमें एक एक चीज, चंदन, उदय सिंह, बनवीर, आशा देवपुरा, कीरतबारी, ये सारे के सारे याद रखने योग्य चीजें हैं भाई, और भूलना नहीं है आपको। बनवीर ने राणा विक्रमादित्य को मारा, उदय सिंह को मारने के लिए पहुंचा, उदय सिंह को कीरतबारी के साथ पन्ना धाई महल से बाहर भेज चुकी थी। आज भी पन्ना धाई को अपन याद करते हैं, और ऐसी जो वीरांगना जिसको अपन कह सकते हैं कि अपने बच्चे का बलिदान, अपने खुद के पुत्र का बलिदान देके उसने मेवाड़ के कुल दीपक को बचाया था। याद आगे देखिएगा, बनवीर का शासनकाल 1536 से 40 तक रहा। देखिएगा, बनवीर तो चंदन को मारते ही निश्चिंत हो गया था कि अब मेवाड़ में अनंत काल तक बनवीर व बनवीर के वंश का ही साम्राज्य रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो चकमा खा चुका था। उसने मारा जो उदय सिंह नहीं, चंदन था, और उदय सिंह तो 1540 में कुंभलगढ़ से तैयार होके आ धमका वापस चित्तौड़। देखिएगा, 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने मालदेव, बताइए मालदेव कहां का शासक था? यस, मारवाड़ का। याद रखना, अपन फिर से पढ़ेंगे, तो क्या पहले नहीं पढ़ा? नहीं सर नहीं पढ़ा। अरे कैसे नहीं पढ़ा यार मेरे भाई, पढ़ा अपन ने मालदेव को। बताओ कहां पढ़ा, जरा बताओ देखा, सोचो। अब सोचने का तो टाइम मिलता ही है ना आप लोगों को। सोचना कैसे? वही पुराना तरीका, आंख बंद करो, बैक प्लेस में जाओ। हाँ याद आया सर, राणा सांगा के साथ मालदेव लड़ने गए थे खानवा युद्ध में। गंगा के पुत्र मालदेव, मारवाड़ के गंगा के पुत्र मालदेव। हाँ सर, अब याद आ गया।
मालदेव तो राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में थे ना, बिल्कुल थे। अभी यहाँ एक बार मालदेव ने फिर से अपना फर्ज निभाया और उदय सिंह की मदद की दोबारा बनवीर से चित्तौड़ जीतने में। तो उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से बनवीर से चित्तौड़ दोबारा छीन लिया और वापस मेवाड़ साम्राज्य में सिसोदिया राजवंशों का जो है शासन शुरू हो जाता 1540 से। एक एक चीज याद रखना, आजकल ऐसे ही उटपटांग प्रश्न आते हैं, आपसे पूछ लेंगे सीएटी वाले 12th और ग्रेजुएशन वाले तो घाट मान लो, आपसे पूछ लिया जाएगा उदय सिंह ने मेवाड़ जो है या चित्तौड़ फिर से किसकी सहायता से प्राप्त किया? अरे मालदेव की सहायता से भाई। मालदेव ने बनवीर के खिलाफ उदय सिंह की मदद की और उदय सिंह मालदेव की सहायता से ही 1540 में फिर से मेवाड़ का शासक बन सके, याद रखना। चलो आगे, राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह शासनकाल देखिए 1540 से 1572। उदय सिंह के शासक बनते ही अफगान सुल्तान शेरशाह। अब और मैं आपको दिल्ली ले चलता हूं। क्या सर आप रोज ही दिल्ली ले चलते हो? पहले बाबर के समय में ले गए, पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय ले गए, फिर तुगलक वंश के समय ले गए, फिर उससे भी पहले सर इल्तुतमिश जेत्तर सिंह तो है गुलाम वंश, उसके समय दिल्ली ले गए। क्या सर आप दिल्ली? तो फिर चलिए एक बार दिल्ली, क्योंकि बाबर ने मुगल काल शुरू कर चुके थे 1526 में दिल्ली में, लेकिन बाबर मर चुका था ना 1530 में। यस सर। उसके बाद सर हुमायूं आ चुका था सर। हुमायूं बेचारा सीधा शासक था सर, उसने तो मेवाड़ की सहायता भी करनी चाहिए सर मार्च 1535 में, लेकिन सर वो समय पे नहीं पहुंचा। यही बात है ना? यस, आपको बहुत अच्छे से याद है कि हुमायूं मेवाड़ समय पे नहीं पहुंचा, इसलिए राजमाता कर्मावती को जोर करना पड़ा था। लेकिन हुमायूं भी वहां दिल्ली में 1539 में शेरशाह से युद्ध हार जाता है। शेरशाह एक अफगान शासक थे, पठान शासक, और ये चौसा का युद्ध होता है, उसमें शेरशाह जो है हरा देते हैं हुमायूं को, भगा देते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, सुन लीजिएगा आप लोग। राजपूतों ने कहां कहां अपना त्याग दिखाया, उससे संबंधित कहानियां हैं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भगा दिया तो हुमायूं पत्नी सहित बेचारा भागा जा रहा था, तो उन्होंने जो है अमरकोट, एक जगह हाल में पाकिस्तान में है वो जगह अमरकोट, अमरकोट के अंदर जो सोडा राजपूतों का शासन था, उन्होंने हुमायूं ने वहां जाकर मदद मांगी वहां के शासक से कि भाई मेरी पत्नी जो है वो गर्भवती है और जो है उसको शरण की आवश्यकता है, और मैं दिल्ली का सुल्तान युद्ध हार के जो भटक रहा हूं, मेरे पास कभी समय आएगा तो मैं वापस लेने आऊंगा। तो अपनी पत्नी को उन्होंने, बेगम को वहीं छोड़ दिया था अमरकोट में, सोडा राजपूतों के पास। और वहीं अमरकोट के दरबार में, मतलब महल में, जो हुमायूं का जो पुत्र हुआ था, जिसका भारत में लंबा शासन चला था, अकबर। कभी भी आपसे पूछ ले, याद रखना अकबर। अकबर का जन्म कहां होता है? कहां होता है? अमरकोट के सोडा परिवार के राजमहल में होता है, याद रखना। ये भी एक बहुत बड़ी, हालांकि राजपूतों की शुरू से ये रही है कि शरणागत को जो है वो पूरा सम्मान देते हैं। अपन बीदा को पढ़ के आए, राठौड़ बीदा, राणा सांगा को शरण देके खुद युद्ध में मारे जा रहे हैं। इतना बड़ा त्याग कोई कर नहीं सकता था। वो कहते थे कि भाई देखो, शरणागत जो शरण में आ गया उसकी रक्षा करना जो है हमारा परम धर्म है। तो चलिए आगे अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। तो वही शेरशाह सूरी जिसने दिल्ली से तो किसको भगा दिया? दिल्ली से उसने हुमायूं को भगा दिया युद्ध में हरा के, और दिल्ली पे कब्जा कर लिया शेरशाह सूरी ने। और अफगान शासक था वो, तो सुल्तान शेरशाह ने जो ही दिल्ली पर अधिकार किया और उसका पहला प्रयास मेवाड़ की तरफ, मेवाड़ आ गया वो आदम का। लेकिन मेवाड़ में 1540 में अपने शासक कौन बने थे? उदय सिंह नए बने थे, बनवीर को हरा के। और बनवीर को किसकी मदद से हराया जरा बताओ? यस सर, मालदेव की मदद से हरा दिया, बिल्कुल। तो जो ही शेरशाह सूरी चित्तौड़ आया, उदय सिंह देखा कि अभी लड़ने की पोजीशन में नहीं है भाई, अभी तो बनवीर से लड़े ही हम कितना लड़ते रहेंगे। इसलिए उन्होंने शेरशाह सूरी को कहा,
शेरशाह जो था उसको कहा भाई देख हम मैं लड़ने की पोजीशन में नहीं हूं, समझौता कर लेता हूं। अधीनता का कोई रिवाज नहीं था उस समय, अधीनता इस शब्द में नहीं आएगा। शेरशाह चित्तौड़ आया उदय सिंह के समय, अधीनता नहीं आएगा शब्द, मेवाड़ ने कोई अधीनता स्वीकार नहीं की, परंतु एक संधि के रूप में अफगान जो शासक था शेरशाह ने उसने कहा कि मेरा एक अधिकारी मेवाड़ में रहेगा, क्या तो ठीक है भाई मेवाड़ में रहेगा कोई बात नहीं। तो शेरशाह से मित्रता स्थापित की उदय सिंह ने और कोशिश की मित्रता करने की कोशिश की, और साथ ही मेवाड़ दरबार में एक अफगान अधिकारी के रखने पर सहमत हो गए उदय सिंह। भी कोई दिक्कत नहीं, बादशाह का हुक्म है, अगर एक अधिकारी मेरे मेवाड़ रह रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल्ली सुल्तान जो है शेरशाह और हम मित्रवत रहेंगे। हुमायूं वहां से भाग चुका था दिल्ली से। आगे आइएगा, गांठ बांध लेंगे। देखिए भाई 1 लाख रुपए की है ये लाइन, लाख रुपए मेरे पास नहीं है आप लोगों को देने के लिए, लेकिन फिर भी लाख रुपए की है। उदय सिंह ने 1559 में एक नया नगर बनाया, उदयपुर। कौन सा नगर बनाया? उदयपुर। बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई। अब आ जाइए राजधानियों पर, जरा मैं आपसे फिर से पूछता हूं, बप्पा रावल ने राजधानी कहां बनाई थी अपनी मेवाड़ साम्राज्य की? यस सर, नागदा में। इतना बढ़िया बताते हो आप लोग, नागदा। यस, तो भाई चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? हाँ सर, चित्तौड़ को तो राजधानी बनाया नहीं बनाया उससे पहले बोल देते सर हम। अलट ने आहड़ को भी बनाया था सर। यस, किसने? अलट ने। अलहट एक शासक था, अलट एक शासक था, उसने सर आड़ को दूसरी राजधानी बनाई थी। एक तो नागदा थी दूसरी आड़ को बनाई थी। नागदा बप्पा रावल से ही चली आ रही थी। यस, तो फिर चित्तौड़ को सर जैतर सिंह ने बनाई थी। जैतर सिंह ने सर चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। अरे बहुत बढ़िया भाई, ऐसे बताओगे आप जब तो आपसे कोई छूटेगी नहीं चीज। जैतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को बनाया। वो चित्तौड़गढ़ उस समय से बनी आ रही। चित्तौड़गढ़ पे बहुत आक्रमण हो गए, रावल रतन सिंह ने आक्रमण कर लिया। अभी हाल ही में अपन ने पढ़ा कि जो है अफगान सुल्तान शेरशाह ने आक्रमण कर लिया। बनवीर ने भी 1536-40 4 साल शासन कर लिया। लेकिन अब उदय सिंह ने कहा कि नहीं भाई अब नहीं चलेगा चित्तौड़ से काम, अब अपने को राजधानी बदलनी ही पड़ेगी। और इसलिए उदय सिंह ने 1559 में एक नया नगर बनाया, उदयपुर बसाया। नया नगर उदयपुर, एक नया नगर बसाया। उदय सागर झील की स्थापना करी उन्होंने, मतलब झील को जो है निर्माण करवाया और एक उदयपुर शहर बसा के अपनी राजधानी बनाई। तो अब देखिएगा, जो चित्तौड़ बहुत वर्षों से राजधानी चली आ रही थी, वो 1559 में जाकर कहां शिफ्ट हो जा रही है? उदयपुर स्थापित हो रही है। स्थापित करने वाले शासक कौन? उदय सिंह सर। कौन? उदय सिंह। कब? 1559। तो उदयपुर की स्थापना कब हुई? 1559। उदयपुर मेवाड़ की राजधानी कब बना? तो 1559। राजधानी किसने बनाई? उदय सिंह ने। चलिए आगे। उदय सिंह ने 1962 में, वही बात आ रही है वापस, उदय सिंह ने 1962 में अकबर। अब बताओ अकबर कौन? अभी तो बात करी अपन ने। यस, वही अकबर। अब मैं कहानी को वापस ले जाऊं थोड़ी? हाँ सर ले जाओ, मजा नहीं आ रहा, लो ले जाता हूं मैं कहानी को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं वापस, ताकि आपको मजा आ जाए। सोडा राजपूत, अमरकोट, अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में। वहां अपने बेगम को कौन छोड़ के जा रहा है? हुमायूं। क्यों जाना पड़ा हुमायूं को? क्योंकि शेरशाह ने 1539 के चौसा युद्ध में हरा दिया था हुमायूं को। चौसा युद्ध में हार गया था हुमायूं शेरशाह से।
अपनी बेगम को छोड़ गया अमरकोट, और वहीं उसी अमरकोट में जन्म होता है अकबर का, याद रखना। और अकबर आता है दोबारा कहां, दिल्ली की तरफ शासक बनके। उससे पहले हुमायूं वापस आकर जो है युद्ध वहां जीतकर दिल्ली में आ जाता हुमायूं, और अकबर जो है 1556 के आसपास जो है शासक बन जाता है। वो हेमू को भी हराता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध उसमें होता है। तो अकबर का याद रखना, वही अकबर जिसका जन्म कहाँ हुआ, अमरकोट में। कहाँ हुआ, सोडा राजपूतों के वहां हुआ। और वो अकबर जो है उसका एक भगोड़ा दुश्मन था, भगोड़ा यानी भागा हुआ, नाम था बाज बहादुर। क्या नाम था, बाज बहादुर, याद रखना। क्योंकि क्या हुमायूं मेवाड़ से दुश्मनी चाहता था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि आप ही ने तो बताया है कि हुमायूं तो कर्मावती के राखी भेजने पर मेवाड़ आया था, हालांकि समय पर नहीं आ सका। तो हुमायूं नहीं चाहता था। तो क्या अकबर शुरुआत में मेवाड़ से दुश्मनी चाहता था? नहीं चाहता था सर। मेवाड़ से सीधी सीधी टक्कर लेना कोई नहीं चाहते थे, परंतु गलतियां कहां हुई देखिए। 1562 में एक शासक होता है बाज बहादुर, कहां का, मालवा का। हाँ सर, ये मालवा बहुत आ गया, बिल्कुल। महमूद खिलजी प्रथम किसके समय था, जरा बताइए। महमूद खिलजी प्रथम कुंभा के समय था। तो महमूद खिलजी द्वितीय सर सांगा के साथ था। बस ये चीजें आप लोगों को याद हो गई, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मालवा के शासक बाज बहादुर अकबर से भागकर राणा उदय सिंह की शरण में आ गया, और उदय सिंह ने उसको शरण दे दी। मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्या बताया, कि राजपूत शासक अपने शरण में आए हुए की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। और जब अकबर ने कहा कि बाज बहादुर लौटा दो, उदय सिंह ने मना कर दिया, नहीं भाई, बाज बहादुर तो नहीं लौटा सकते। इसलिए इससे नाराज होकर अकबर ने अक्टूबर 1567 में मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। अच्छा, ये बात कौन लिखता है? ये बात लिखता है अबुल फजल। हाँ सर, अबुल फजल तो हमें याद है। ये अबुल फजल तो बहुत आ गया सर। बताओ किस किस में याद है? हाँ याद है सर। ये तो एक तो अबुल फजल जो है मेवाड़ के जो गुइल वंश है उसको सर ईरान से संबंध मानता था सर। नौशेका एक मुस्लिम शासक था, नौशेका, उससे संबंध मानता। और अबुल फजल कहाँ पढ़ लिया भाई? हाँ सर, पढ़ा ना। अबुल फजल ने तो कहा कि कुंभलगढ़ को अगर आप नीचे से देखोगे और पगड़ी बांध रखी तो आपकी पगड़ी गिर जाएगी। हाँ, वही अबुल फजल अकबर की सेना में था। ये ध्यान रखना, अबुल फजल और बदायूनी ये दो ऐसे लोग थे जो इतिहासकार भी थे, इतिहास के ग्रंथ भी लिखे इन्होंने, और ये अकबर की सेना के सैनिक भी थे। ध्यान रखना, दरबारी कवि भी थे ये। तो अबुल फजल और बदायूनी तो क्या कहते हैं कि अकबर मेवाड़ पर इसलिए चढ़ाई करके आया क्योंकि महाराणा उदय सिंह ने बाज बहादुर को शरण दी थी। ये बात कौन कहते हैं? अबुल फजल और बदायूनी कहते हैं। गांठ मान लेना, फिर मत कह देना कि ये तो सर इसे इतना डीपली तो हमने आइडिया ही नहीं लगाया था। आइडिया लगा के चलो। बाज बहादुर को शरण देने के कारण अकबर नाराज हुआ, ये बात कौन कह रहा? अबुल फजल और बदायूनी। एकदम सही बात है। चलो, इसके अलावा एक चीज और गांठ बांधने की, जैसे अभी आपने पहले गांठ बांधी। अच्छा, क्या बांधी गांठ आप लोगों ने? आपने गांठ बांधी कि जो द्वितीय शाखा हुआ था मेवाड़ का, वो सर मार्च 1535 में हुआ। 1535 तो हमें याद है, मार्च भी हमें याद है। वैसे यहां भी याद रखना, अक्टूबर 1567 में आता है अकबर सेना भेज रहा है। कहां? मेवाड़ में। क्यों भेज रहा है? क्योंकि अबुल फजल और बदायूनी कहते हैं क्योंकि अकबर का विरोधी था बाज बहादुर, और उस बाज बहादुर को शरण दे दी। किसने? उदय सिंह ने। इस कारण से अकबर मेवाड़ आता है। परंतु ध्यान रखना, राणा उदय सिंह जी तो जो है उनके एक पुत्र था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह
अब बहुत सारे लोग ऐसे कह देते हैं कि शक्ति सिंह तो जो है युद्ध में राणा प्रताप से नाराज होके अकबर के पास चला गया। नहीं, ये प्रताप से नाराज नहीं हुआ था, शक्ति सिंह तो महाराणा उदय सिंह से ही नाराज था, और इसलिए ये उसी समय में अकबर के ही दरबार में चला गया था, रूट कर अकबर के दरबार में। और ये बात कौन कह रहा? अमर काव्य वंशावली है ये ग्रंथ, वंशावली। उसमें ये कहा गया, क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि बाज बहादुर तो मात्र बहाना था, अकबर भी महत्वाकांक्षी शासक था बाबर की तरह, इसलिए अकबर ने वहां ऐसी बातें कर रहा था अकबर दरबार में कि मैं लगभग सारे जो भारत है उस पर मेरा राज होता चला जा रहा है, बस अब मुझे मेवाड़ की तरफ बढ़ना है। और ये बात शक्ति सिंह सुन जाता है और वो आ जाता मेवाड़, और उसने महाराणा को पहले से ही आगाह कर दिया था कि जो अकबर है वो मेवाड़ पर चढ़ाई करने जा रहा है। इसलिए देखो गैप आया। बाज बहादुर को शरण कब दी? 1962 में। सेना कब आ रही है? अक्टूबर 1567 में, 5 साल बाद। मामला जचने वाला नहीं था ना। बस यही बात आप लोगों को याद रखना। आगे चलिएगा। फिर भी आप तो याद रखना, अपनी तरफ से तर्क मत लगाना। सर आपने कहा ना बात जचने वाली नहीं, आपको याद रखना दोनों ऑप्शन आ जाए तो, कि क्या अकबर मेवाड़ बाज बहादुर के शरण देने से नाराज होकर आया? यस सर। अबुल फजल तो यही कहता है सर कि 1562 में बाज बहादुर मालवा का शासक था, उसको शरण दे दी उदय सिंह ने, इसलिए अकबर नाराज होकर सेना भेज दी उसने 1567 में अक्टूबर में। और दूसरे लोग कहते हैं कि वो महत्वाकांक्षी था, उसको मेवाड़ जीतना था, इसलिए उसने अक्टूबर 1567 में सेना भेजी। ध्यान रखना। अब देखो सेना किसके नेतृत्व में आई? 23 अक्टूबर। अरे भाई तारीख भी याद कर लेना भाई, अक्टूबर तो कर ही लिया आपने, तारीख भी याद कर लेना। अक्टूबर याद किया ना, तारीख भी करना भाई। सेनापति अकबर का कौन है? हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर की सेना जो है वो चित्तौड़ आ धमकी। परंतु उस समय सभी दरबारियों ने ऐसा कहा कि उस समय दरबार लगा था चित्तौड़ में, तो ज्यादातर सामंत और दरबारी लोगों ने कहा था महाराणा उदय सिंह को कि महाराज आप इस समय लड़ने की स्थिति में नहीं हो, आप उदयपुर छोड़ के अपने नया जो ठिकाना बनाया राजधानी उदयपुर, वहां प्रस्थान कर जाइएगा और लड़ाई को हम देखते रहेंगे, चित्तौड़ को हम देखते रहेंगे। ऐसा हुआ भी सही। तो जब हुसैन कुली खां सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचा तो वहां उदय सिंह नहीं थे। हालांकि जो ये बात हुई थी उदय सिंह चित्तौड़ छोड़ के जब उदयपुर जा रहे थे तो राणा प्रताप बहुत जिद करा महाराणा से कि महाराज मुझे युद्ध लड़ने की आज्ञा दो, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा चित्तौड़। लेकिन सब सामंतों ने दरबारियों ने महाराणा प्रताप को समझाया। जब राजकुमार थे, वो राजकुमार प्रताप राजकुमार थे, तो राजकुमार प्रताप को समझाया कि आपको महाराज के साथ उदयपुर जाना चाहिए, आप जिद नहीं करें। और बहुत विवश होकर राजकुमार प्रताप चित्तौड़ छोड़ के उदयपुर गया, वरना वो लड़ना चाहते थे अकबर की सेना से। ये बात एकदम निश्चित थी। तो देखिएगा उदय सिंह जी जो है चित्तौड़ छोड़ चुके, वो चले गए उदयपुर अपने परिवार के साथ। और देखिए किले का भार जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया पर सौंप दिया। उन्होंने कहा था कि जयमल और फत्ता सिसोदिया दो लोग जो थे, उन्होंने कहा था कि महाराज आप चित्तौड़ दुर्ग हम पे भरोसा कीजिए, चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा हम करेंगे, आप अपने परिवार को लेकर उदयपुर जाइएगा। ये दोनों नाम भी भैया बहुत अच्छे से याद रखना, आप लोग आपको अच्छे से याद रखना है। मैं फिर से बता रहा हूं, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को अच्छे से याद रखना है। इन दोनों को उदय सिंह ने चित्तौड़ का भार सौंपा था और खुद परिवार सहित उदयपुर चले गए थे। कब? जब अक्टूबर 1567 में
अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी चित्तौड़। अब देखिए चित्तौड़ युद्ध 1567 के नाम से आता है। अपने को तो महीना भी पता है सर, बिल्कुल पता है, अक्टूबर, अक्टूबर 1567 पता है सर। तो अकबर की सेना जो है, सेना के सामने केसरिया धारण करके जयमल, अभी पढ़िए जयमल मेड़तिया, जब जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया को तो पहले से पता था कि अपन जो है युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले हैं, तो उन्होंने आराम से आलिशान जो है केसरिया धारण किया। जो रानियां थी उन्होंने फूल बरसाए और उन्होंने उनकी आरती उतारी, तिलक किया और युद्ध में भेजा। और जो देखिएगा जयमल बहादुरी से लड़ते हुए हनुमान पोल के पास, अब सर हनुमान पोल, हाँ, जो चित्तौड़ गए उनको पता है, जो चित्तौड़ नहीं गए कभी जाओ तो देखना। जब अपन चित्तौड़ दुर्ग में चढ़ते हैं तो 7, 8, 9 जो दरवाजे आते हैं, उन दरवाजों के नाम है, वो क्या नाम है, एक का हनुमान पोल है और उसी हनुमान पोल के पास जयमल मेड़तिया शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुआ। और वहीं जयमल की एक छोटी सी प्रतिमा बनी हुई है। अगर आप चित्तौड़ जाओ तो देखना, हनुमान पोल के पास टेम्पो वालों को बोलना कि रोक, मुझे जयमल की यहाँ प्रतिमा देखनी है। आगे चलिए, कल्लाजी राठौड़ भैरव पोल के पास, देखिए हनुमान पोल, फिर एक अगला दरवाजा आएगा भैरव पोल और उसके पास कल्लाजी राठौड़, ये भी युद्ध में लड़ रहे थे, ये भी भैरव पोल के पास वीर गति को प्राप्त हुए। इसकी प्रतिमा, इनकी प्रतिमा भी आपको देखनी है। फतेह सिसोदिया राम पोल के पास, ये भी दरवाजे का नाम है। तो राम पोल के पास वीर गति को प्राप्त हुए रानियों ने फूल कंवर, फतेह सिसोदिया, जयमल मेड़तिया की पत्नी थी फूल कंवर, और इस फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर किया। और ये मेवाड़ का तीसरा साका, क्लियर, यस, पहला साका 1303, दूसरा साका 1535 मार्च, तीसरा साका 1567 अक्टूबर, अक्टूबर, यस सर, तीनों साका में याद हो गए सर, बिल्कुल। पहले में रानी पद्मनी, दूसरे में हाडा रानी राजमाता कर्मावती, और तीसरे में सर फूल कंवर, और ये जयमल मेड़तिया की पत्नी। मजा आ गया सर, आज 3 शाखा तो कम से कम हमारे मेवाड़ के कंप्लीट हो गए। यस, वहां अकबर की सेनापति हुसैन कुली खां लेकर आया। कौन कौन बहादुरी से लड़े? जयमल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और उसके बाद कल्लाजी राठौड़ हुए, फतेह सिसोदिया हुआ, और रानियों ने फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर किया। ये मेवाड़ का तीसरा शाखा था। 25 फरवरी को किले पर अधिकार हो गया। 25 फरवरी 1568। अब देखिएगा राज, 1567 आ जावे तो भी सही है, 1568 आ जावे तो भी सही है। आक्रमण कब किया? तो अक्टूबर 1567। फतेह कब मिली, किला कब प्राप्त हुआ? तो 25 फरवरी 1568, याद रखिएगा। इस युद्ध में घायल जयमल को देखिएगा, ऐसा बात आ रहा है कि वो काफी दिनों तक अकबर का जो सेनापति था हुसैन कुली का, उसने काफी दिनों तक घेरा डाले रखा था उसका मेल का। एक दिन का काम तो था नहीं लड़ाई। 25 फरवरी को अक्टूबर में आ गया, अक्टूबर से छोड़ दीजिएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने तक घेरा डाले रखा था। फरवरी भी 25 है तो 4 महीने तक घेरा डाल के रखा था। अकबर की सेना रोज गोला बारूद से उड़ाती मेल की बुर्जे तोबों से, और वो रातों रात राजपूत उनको वापस मरम्मत करके कंप्लीट। उसी बार एक बार क्या हुआ था, एक जो है एक संग्राम नाम की बंदूक थी,
संग्राम नाम की बंदूक थी अकबर के पास। उस बंदूक से जो जयमल का जो है, जयमल के पैर में गोली लग गई थी। कब? ये अंतिम युद्ध होने से पहले, जब एक बार दीवार जो ढा दी गई थी अकबर ने, तो दीवार का रातों रात निर्माण करवाया जा रहा था। उस समय जयमल के जो है पैर में गोली लग गई, इसलिए वो घायल हो गए। तो याद रखिएगा, उसी घायल जयमल को युद्ध के अंदर, जब अंतिम युद्ध चल रहा था, देखे जयमल को तो कल्लाजी राठौड़ ने अपने ऊपर बिठा लिया और 2 हाथ कल्लाजी राठौड़ के और 2 जयमल के, 4 हाथों से उन्होंने दुश्मनों का ऐसा नाश किया, इस प्रकार से कत्लेआम की, तो देखने वालों को ऐसा लगा जैसे 4 हाथों वाले देवता लड़ रहे हो। और इसलिए कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, 4 हाथों वाला देवता कहते हैं, याद रखना। क्यों? क्योंकि इन्होंने जयमल, घायल जयमल को जो है अपने ऊपर सवार कर लिया था, और 2 हाथ जयमल के और 2 कल्लाजी के, 4 हाथों से तलवारें चली थी, याद रखना। तो इस युद्ध में घायल जयमल को कल्लाजी ने ऊपर बिठाकर युद्ध किया। इस कारण कल्लाजी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। ये लो सा मैं लिख दूं, 4 हाथों वाले देवता। अब याद आ गया होगा आपको, बिल्कुल सर, ये 4 हाथों वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि 1567 के युद्ध में ये और जयमल दोनों ने मिलकर तलवारें चलाई थी। घायल जयमल को इन्होंने ऊपर बिठा लिया था देवता। युद्ध के बाद अकबर की सेना ने चित्तौड़ दुर्ग में बहुत कत्लेआम मचाई। जब हुसैन कुली खान ने जोर हो गया तीसरा, साका हो गया तीसरा, फूल कंवर के नेतृत्व में रानियों ने जोर कर लिया, फत्ता सिसोदिया, जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ सब वीर गति को प्राप्त हुए, तो सेना ने प्रवेश कर लिया दुर्ग में। और प्रवेश कर कर सेना ने निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया। ऐसा कहते हैं, ये सांख्यिक फिक्स आंकड़ा नहीं है, पर ऐसा कहते हैं कि बहुत हजारों में लोगों को मार दिया था, निर्दोष लोगों को, और महल में बहुत तोड़फोड़ किया। आपने पता, मैंने पहले की वीडियो में भी एक बात आई थी, अपन ने देखा था कि विजय स्तंभ जो कुंभा ने बनाया था वो भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहलाता था। विश्व कोश कहलाता था ना, पढ़ा अपन ने। यस, उस विश्व कोश की सारी मूर्तियां देखोगे तो खंडित मिलेगी। इसके अलावा ये भी देखा था, कुंभा जिस मंदिरों की जो निर्माण करते थे उसकी शैली क्या थी रे? तक्षण कला थी ना, तक्षण। यस सर, याद आया, तक्षण कला, वही कला सर जिसमें पत्थर को तराश कर मूर्तियां बनाकर फिर खंबा बनाया जाता था। यस, और उसकी सारी मूर्तियों को भी इस सेना ने खंडित किया था, बहुत तोड़फोड़ की थी, हजारों में निर्दोष लोगों को मार दिया था। कब? 1567 में। किसकी सेना ने? अकबर की ने। सेनापति कौन? हुसैन कुली खान। और यही बात उदयपुर में बेटे बेटे राजकुमार प्रताप को चुभ रही है। जब राजकुमार प्रताप के पास ये बात जा रही है कि निर्दोष लोगों का कत्लेआम कर रही है अकबर की सेना, तो उसी दिन ही हल्दी घाटी का अगला भविष्य में होने वाला युद्ध डिसीजन उसका हो चुका था। जब राजकुमार थे प्रताप, तब ही उन्होंने ठान लिया था कि इस कत्लेआम का बदला अकबर से लिया जाएगा, हर हाल में लिया जाएगा। तो बहुत कत्लेआम किया, साथ ही बहुत तोड़फोड़ की। बीमार महाराणा का जो है होली के दिन 28 फरवरी 1572 को निधन हो गया। याद रखना, होली के दिन हुआ था महाराणा उदय सिंह का। कौन से महाराणा का? उदय सिंह का। उदय सिंह। तो चित्तौड़ दुर्ग में बहुत कत्लेआम हुआ। इस बात से कौन खिन हो रहा है? राजकुमार प्रताप खिन हो रहे हैं। और प्रताप उदयपुर में बैठे बैठे मन ही मन सोच रहे हैं कि क्यों ने पिताजी मुझे चित्तौड़ी रहने नहीं दिया, मुझे युद्ध लड़ना था। और अगर इस प्रकार से मेरी निर्दोष जो जनता है, मेरा जो निर्दोष राज्य के लोग हैं, उसका जिस प्रकार अकबर की सेना कत्लेआम कर रही है, मैं उसका बदला जरूर लेके रहूंगा। ये प्रताप ने डिसाइड कर लिया था।
इसी बीच लंबी बीमारी के बाद महाराणा उदय सिंह जो है उनका निधन हो जाता 28 फरवरी 1572 में। कब हो जाता? 28 फरवरी। और दिन क्या था उस दिन? होली का दिन था। और अब उदय सिंह के बाद अपन चलेंगे मेवाड़ के सूरवीर महाराणा प्रताप की तरफ अगले लेसन में बढ़ेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को एक ऐसी छवि प्रदान की जो आज संपूर्ण भारत में जो है मेवाड़ का जो नाम उज्जवल है और एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। और आज जय जयकार प्रताप की किस कारण से होती है, ये सारी चीजें जो है अपन अगले लेसन में लेके आएंगे मित्रों। लेकिन मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि हर हाल में एक निश्चित टाइम टेबल के साथ आप अपनी पढ़ाई को रोज जीवित रखिएगा। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती हो, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई ही आप लोगों की सफलता, आप लोगों का सिलेक्शन ही हमारा उद्देश्य है, अपने चैनल का उद्देश्य है। अगर क्लास आपको पसंद, हाँ क्लास आपको पसंद तो आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं लोगों के, आपको क्लास बहुत अच्छे से पसंद आ रही है, समझ में भी आ रही है, परंतु इस क्लास को उन तमाम लोगों तक भेजिएगा आप जो आपके साथी है, आपके संघर्ष के साथी है। ऐसा नहीं कि जिसकी आपकी जान पहचान है तो चलो मैं उस तक ही भेजूंगा क्योंकि वही मेरा साथी है। नहीं, संघर्ष में सारे साथी हो। जितने भी लोग अभी तक आप सफल नहीं हो पाए हो और जो आप सफलता की तैयारी कर रहे हो, जो आप संघर्ष कर रहे हो, वो सब साथी है। तो इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सको करिएगा, क्योंकि इसका फायदा सबको मिलना चाहिए। दोस्तों मैं जल्दी ही अगली क्लास लेकर आऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जो भविष्य उज्जवल हो, आप सफलता प्राप्त करें। जय हिंद।